केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं विद्यानाथ झा। सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन से सब्जेक्ट पर क्लास लगेगी। 57 समझौते, 17 बिग डील, 105 अरब डॉलर का बूस्टर इन्वेस्टमेंट, 5 देशों से इतना कुछ लाए मोदी कि राहुल की बोलती बंद। 3 दिन 3 देश, लगातार 3 पुरस्कार, कुल 33 अवार्ड पाने वाले मोदी ने दुनिया को कैसे अपना मुरीद बना लिया है, आज आप देखिए। 6 दिन बैक टू बैक विदेश में मीटिंग, दिल्ली लौटते ही मोदी ने बुला ली कैबिनेट मीटिंग। क्या फैसला होने वाला है इस मीटिंग में, आज आपको बताऊंगा डिटेल। मोदी शाह को बताया गद्दार तो राहुल पर फायर बीजेपी और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कैसे आज बवाल काट दिया। राहुल पर कहां होगी एफआईआर, यह भी आज आप न्यूज की पाठशाला में देखेंगे। देश में तेल की कमी नहीं तो पेट्रोल पंपों पर नो डीजल का बोर्ड क्यों? क्या देश में इलीगल स्टॉकिंग शुरू हो गई है? पाठशाला में ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। कॉकरोच जनता पार्टी केजरीवाल के करीबी की, कई पार्टियों को इंस्टा की आंधी में पछाड़ा, लेकिन असल मकसद है क्या, यह आपको बताऊंगा। 5 दिन में 15 मिलियन फॉलोअर्स, विधायक बोले अब तो कॉकरोच पार्टी से ही चुनाव लड़ूंगा। कॉकरोच पार्टी का भौकाल असली है या नकली है, डिटेल में आज आपको बताने वाला हूं। क्यों लड़ पड़े ट्रंप और नेतन्याहू? ईरान से कौन सी डील होने वाली है? युद्ध पर सबसे बड़ा अपडेट क्या है, यह आज आपको डिटेल में बताने वाला हूं। ट्रंप सरेंडर करेंगे, इजराइल में चुनाव लड़ेंगे, क्या 24 घंटे में खत्म होने वाला है युद्ध? ट्विशा केस में वो कॉल लिस्ट जो आरोपी सास की मुसीबत बढ़ाने वाली है, क्या सचमुच सास ने कई जजों को फोन किए थे? ट्विशा के फरार पति के हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत की मुहर, इधर पीड़ित परिवार ने उठाए नए सवाल। ये सारी खबरें डिटेल में आज न्यूज की पाठशाला में आप देखने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज दिन भर का रिवीजन। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की फलता विधानसभा सीट पर पुनर्मतदान खत्म हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 86.1% यानी कि 86.1% से ज्यादा वोटर्स ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। दरअसल विधानसभा चुनाव के दौरान 29 अप्रैल को ईवीएम में बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ के आरोपों के बाद फलता सीट का मतदान रद्द कर दिया गया था। वहीं आज कड़ी सुरक्षा के बीच सभी 285 मतदान केंद्रों पर वोटिंग हुई। एनआईए ने पहलगाम आतंकी हमले की चार्जशीट में लश्कर-ए-तैयबा और टीआरएफ के खूंखार आतंकी सैफुल्ला उर्फ साजिद जट को आरोपी नंबर 1 बनाया है। एनआईए के मुताबिक पाकिस्तान के लाहौर में बैठा साजिद जट ही इस हमले का मास्टरमाइंड और हैंडलर था। चार्जशीट में खुलासा हुआ है कि सैफुल्ला ने रियल टाइम में आतंकियों को निर्देश दिए और लोकेशन भेजी। साथ ही हमले के दौरान भी सैफुल्ला लगातार आतंकियों से बात कर रहा था। वहीं चार्जशीट में यह भी खुलासा हुआ है कि आतंकी फैजल, हबीब और हमजा को ग्राउंड वर्कर्स ने पनाह दी और जानकारी भी उपलब्ध कराई। मुंबई में बांद्रा ईस्ट के गरीब नगर इलाके में पश्चिम रेलवे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहा है और आज लगातार तीसरे दिन भी कब्जे हटाने के दौरान जमकर हंगामा देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव के बाद इलाके में पथराव होने लगा और लाठीचार्ज की स्थिति बन गई और जानकारी के मुताबिक इस हिंसक झड़प में 10 लोग घायल भी हो गए, जिनमें से 6 पुलिसकर्मी और 4 प्रदर्शनकारी शामिल हैं। मई के महीने में दिल्ली एनसीआर ही नहीं बल्कि देश भर में लोगों का गर्मी से बुरा हाल है। जानकारी के मुताबिक आज दुनिया के सबसे गर्म 15 शहरों में से 9 भारत से हैं। वहीं देश के लगभग 50% हिस्सों में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। इसी के साथ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, विदर्भ और उड़ीसा जैसे राज्यों में भारी गर्मी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश के बांदा में सबसे ज्यादा तापमान 48 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा है। मध्य प्रदेश के धार में ऐतिहासिक भोजशाला परिसर में कल एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस फैसले के बाद कल पहला शुक्रवार है जिसमें अदालत ने विवादित भोजशाला को देवी बागदेवी का मंदिर घोषित किया है और कल की पूजा अर्चना के लिए हिंदू संगठनों ने भी तैयारी पूरी कर ली है। जानकारी के मुताबिक कल दोपहर 1 से 3 बजे के बीच में मंदिर में मां की पूजा अर्चना होगी और साथ ही प्रशासन की तरफ से भी मंदिर के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिन भर के रिवीजन के बाद पाठशाला में पहली क्लास, पहला चैप्टर जिसमें आपको बताऊंगा
57 समझौते, 17 बिग डील, 105 अरब डॉलर का बूस्टर इन्वेस्टमेंट, 5 देशों से इतना कुछ लाए मोदी की राहुल की बोलती बंद हो गई। 3 दिन 3 देश, लगातार 3 पुरस्कार, कुल 33 अवार्ड पाने वाले मोदी ने दुनिया को कैसे अपना मुरीद बना लिया है, यह आज आप देखने वाले हैं। 6 दिन बैक टू बैक विदेश में मीटिंग, दिल्ली लौटते ही मोदी ने बुला ली कैबिनेट मीटिंग। क्या फैसला होने वाला है बड़ा? मोदी शाह को बताया गद्दार तो राहुल पर फायर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने क्या बवाल काट डाला है, राहुल पर कहां एफआईआर होने वाली है, यह भी आपको बताऊंगा। देश में तेल की कमी नहीं तो पेट्रोल पंप पर नो डीजल का बोर्ड क्यों? क्या देश में इलीगल स्टॉकिंग शुरू हो गई है? पाठशाला में ग्राउंड रिपोर्ट। पीएम मोदी की 5 देशों की विदेश यात्रा जबरदस्त सफल रही, 100% स्ट्राइक रेट कहा जा रहा है और इसमें कोई गलत भी नहीं है क्योंकि जितना उन्होंने कर दिया है 5 दिन में, 5 देशों के साथ 6 दिन में, उसमें कोई आप अगर पूछ लें कि कितना काम हो सकता था तो आप समझ जाएंगे कि भाई ये 100% है कि 1000% है। आप देखिए कि मोदी जिस देश में गए वहां 1-2 नहीं 10-10 डील उन्होंने कर डाली। कुल 57 डील लेकर गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन इंडी गठबंधन को ना डील की फाइलें दिखाई दे रही है ना मोदी की मेहनत। जैसे राहुल गांधी को सिर्फ मेलोडी चॉकलेट दिखाई दे रही है, उसी तरह इंडी गठबंधन के बाकी नेताओं को पैसे की बर्बादी से दिखाई दे रही है और फालतू की विदेश यात्रा उन्हें लग रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की याद। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि जो दुनिया देख रही है वो देश में कुछ नेताओं को क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। 6 दिन के रैपिड राउंड में पीएम मोदी ने 5 देशों के साथ भारत की डील की। चैलेंजिंग टाइम में भारत को बाहर निकालने का रास्ता भी बना। 75 साल की उम्र में पीएम मोदी ने 5 दिनों के भीतर जो कर दिखाया वो सबके बस की बात नहीं। अब देखिए कि मोदी ने 30 से 35 हाई लेवल मीटिंग और प्रोग्राम अटेंड किए, 10 से 12 बायलिटरल मीटिंग अटेंड की, सीओ राउंड टेबल्स और नॉर्डिक समिट का भी हिस्सा बन गए। इतना सब कुछ कर लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत तमाम जो विपक्षी नेता वो कह रहे कि क्या करने गए थे, घूमने गए थे। आज भारत लौटते ही बिना ब्रेक लिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद की मोदी ने बैठक भी बुला ली है और इस बैठक में डिपार्टमेंट वाइज रिपोर्ट कार्ड पर चर्चा हुई। आप सोचिए कि आप कहीं किसी शहर जाते हैं, लौट कर आते हैं तो आप कितने हैरान परेशान रहते हैं कि भाई थोड़ा सा बिस्तर मिल जाए। इधर मोदी जी को देख लीजिए। राहुल गांधी पर बीजेपी कार्यकर्ता ऐसे भड़के हुए हैं कि आज जयपुर में सड़क पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का वो गुस्सा भी दिखाई दिया। लखनऊ में राहुल के खिलाफ कंप्लेन हो गई। क्या राहुल गांधी पर एक और एफआईआर होने वाली है? आगे आपको बताने वाला। इधर सरकार कह रही है कि देश में तेल की कोई कमी नहीं है, पेट्रोल पंप पर भर भर के तेल है। तो फिर देश के कई राज्यों में पेट्रोल पंप पर नो डीजल पेट्रोल का बोर्ड क्यों लगा दिया गया? कई पेट्रोल पंपों के मालिक तेल सप्लाई ना करने का रोना क्यों रो रहे हैं? आज पाठशाला में आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने वाला। लेकिन सबसे पहले एक ट्रेड। मोदी जी क्या करने वाले हैं? देश को उपदेश देते हैं, प्रवचन देते हैं और विदेश चले जाते हैं। इसने बड़े परिणाम भारत के भविष्य के लिए उत्पन्न करे। 57 आउटकम राहुल गांधी जी ने इस बार गद्दार कहा है ऐसे महानुभाव को, तो गद्दार शब्द को अब वो साबित करें और बताएं कि ये लोग गद्दार कैसे हैं। इस पंप पर साफ तौर पर रस्सी खींची हुई है क्योंकि पेट्रोल पंप इनके पास उपलब्ध नहीं है, इसलिए रस्सी इन्होंने साफ तौर पर लगाई हुई है। पीएम मोदी 5 देशों की विदेश यात्रा करके वापस दिल्ली लौट आए हैं। आज सुबह वो दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में कदम रखते ही उन्होंने मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई। मतलब यहां लोग एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा करने के बाद एक दिन रेस्ट करना चाहते हैं। आप कहीं से आते हैं जाते हैं तो आपको नहीं लगता अरे कमर में दर्द है, थोड़ा सा रेस्ट कर लें। आज दिल्ली से पटना आए हैं, एक दिन का आराम तो करने दीजिए। कहते हैं भाई लोग, हमारे आपके जैसे लोग कहते हैं, करते हैं क्योंकि थक जाते हैं। लेकिन देखिए 75 साल की उम्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा करने के बाद फिर आए दिल्ली तो एकदम बोले कि नहीं, सारे मंत्रियों को बुलाइए, चर्चा करेंगे कि किसके पास क्या काम है और क्या काम किया है। रिपोर्ट कार्ड मंगवा ली, सब पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी को देखिए कि 75 साल की उम्र है उनकी, जो मैं बता रहा हूं आपको, और कितने एक्टिव हैं भाई। 6 दिनों तक विदेश में रहे, 5 देशों की यात्रा कर ली, मीटिंग पर मीटिंग करने के बाद वो थक नहीं रहे। इसलिए लोग कह रहे हैं ना कि मोदी जी इतने एक्टिव रहते कैसे हैं आप। आज 7वें दिन भारत लौटते ही उन्होंने सभी मंत्रियों को
लेखा जोखा लेकर बुला लिया कि आओ सारे रिपोर्ट्स कार्ड लेकर आ जाओ कि क्या क्या काम हुआ है, इस मीटिंग में क्या कुछ फैसले लिए गए, ये भी आपको बताने वाला हूं। लेकिन पहले अभी देखिए कि पीएम मोदी 6 दिनों में 5 देशों की विदेश यात्रा से क्या क्या करके लौटे। पीएम मोदी ने 5 देशों के साथ 57 ऐतिहासिक समझौते किए हैं, जिसमें से पीएम मोदी ने 17 बड़ी डील साइन की है, 3 देशों और संगठन के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है, 105 अरब डॉलर का भारी भरकम इन्वेस्टमेंट लेकर आए हैं। कह रहे थे ना ये विपक्षी पार्टी के नेता कि क्या करने गए हैं, क्या लेकर आएंगे, बताइए भाई इनको कि पढ़ लिख लिया करो थोड़ा सा। 105 अरब डॉलर का भारी भरकम का इन्वेस्टमेंट आया है। डेनमार्क जैसे देश ने भारत को वन ऑफ द बिगेस्ट पावर कह दिया है। भारत वैश्विक मंच पर एक भरोसेमंद साझेदार बनकर उभर रहा है। भारत को ग्लोबल डेवलपमेंट का नया ग्रोथ इंजन माना जा रहा है। इसलिए हर देश भारत के साथ जुड़ना चाहता है, हर देश चाहता है कि भारत के साथ काम करे। इसके अलावा पीएम मोदी इस विदेश यात्रा से 3 अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड भी लेकर लौटे हैं, जिससे पूरी दुनिया में 140 करोड़ भारतीयों का मान सम्मान बढ़ गया है, गर्व से सीना चौड़ा हो गया है। लेकिन राहुल गांधी सहित इंडी गठबंधन के जो नेता हैं उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। उनको ये सब उपलब्धियां लगती ही नहीं है। उनको लग रहा है कि अरे गए थे 4000 के प्लेन में घूमने के लिए गए थे। संजय राउत कह रहे हैं कि मोदी इटली से कोई मंत्र लेकर आए होंगे जिसे पढ़कर वो भारत की आर्थिक हालत को सुधार देंगे। जबकि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पीएम की यात्रा की उपलब्धियां गिनवाई। दोनों नेताओं को एक बार सुन लीजिए कि कौन क्या कह रहा है, उसके बाद आगे बढ़े। अब मोदी जी इटली में जाकर आए हैं तो लगता है भारत की स्थिति सुधर जाएगी। कुछ वहां से कोई मंत्र लाया होगा। भारत की हालत तो बहुत खराब है, आर्थिक हालत बहुत खराब है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लोग कतार में है, डीजल पेट्रोल रॉकेल। हाँ, तो क्या कर सकते हैं? मोदी जी क्या करने वाले हैं? देश को उपदेश देते हैं, प्रवचन देते हैं और विदेश चले जाते हैं। ये सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय यात्रा डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल स्टेज पर नहीं थी। इसने बड़े परिणाम भारत के भविष्य के लिए उत्पन्न करे। 57 आउटकम एक प्रकार से भारत की आगे की विकास की रणनीति हो, भारत के आर्थिक यात्रा हो, भारत के आगे आने वाले दिनों में क्षमताएं बढ़ाने की बात हो, आत्मनिर्भरता मजबूत करना हो, जनजीवन में लोगों को सुविधाजनक वस्तुएं उपलब्ध हो, हर प्रकार से इस यात्रा में कुछ न कुछ लाभ भारत के हर वर्ग के लिए लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं। अब एक बार देखिए टाइमलाइन, मिनट टू मिनट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितना काम करते हैं। 24 घंटे में आप सोच नहीं सकते कि इतना काम आप इतने घंटे कर सकते हैं। पीएम मोदी आज सुबह 9:44 पर दिल्ली लैंड होते हैं और शाम को 4 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक उन्होंने बुला ली। यानी कि मोदी 6 दिन बाद देश वापस लौटे और पीएम मोदी ने सिर्फ 6 घंटे का ब्रेक लिया और फिर काम पर लगे। लोग हैरान होते हैं कि 75 साल के पीएम मोदी को इतनी एनर्जी मिलती कहां से, वो थकते क्यों नहीं। यहां कोई एक दिन का सफर करके आराम करना चाहता है और यहां मोदी है कि अपना एक एक पल देश सेवा में खपा देना चाहते हैं। इसलिए सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो सम्मान देते हैं जो दुनिया के किसी दूसरे नेता को हासिल नहीं है। पीएम मोदी को मिले 33वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मान के बारे में आगे आपको बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए कि पीएम मोदी सेवा तीर्थ में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक उन्होंने क्यों बुलाई है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाने की जो सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है वो है मोदी 3.0 सरकार के 2 साल पूरा होने का मौका। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 12 साल पूरे हो गए हैं, इसलिए पीएम मोदी अपने मंत्रिमंडल से शायद यह जानना समझना चाहते हैं कि इन 12 सालों में देश में कितना रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म हुआ है। माना जा रहा है कि यह बैठक करीब 4 से 5 घंटे तक चल सकती है और इसमें करीब 12 मंत्रालयों का प्रेजेंटेशन होने वाला है। इस बैठक में अमित शाह, राजनाथ सिंह, नड्डा समेत तमाम केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। मतलब बैठक से पहले ही सभी मंत्रियों को कह दिया गया था कि वो दिल्ली में ही मौजूद रहे। इधर पीएम मोदी अपने केंद्रीय मंत्रिपरिषद के साथ मीटिंग कर रहे हैं तो उधर पीएम मोदी के विदेश दौरे की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। इस दौरे से पीएम मोदी ने भारत के लिए जो हासिल किया है वो बेमिसाल है, लेकिन इसके साथ साथ पीएम मोदी इंटरनेशनल अवार्ड का जो रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं वो भी चर्चा का बड़ा विषय बना हुआ है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि मोदी जहां जाते हैं वहां के सर्वोच्च सम्मान
से उन्हें क्यों सम्मानित कर दिया जाता है। आप देखिए कि इस बार 5 देशों की यात्रा में 3 देशों ने उन्हें सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। यानी कि पीएम मोदी ने 3 दिन के भीतर 3 देशों में लगातार 3 अवार्ड हासिल कर लिए। स्वीडन और नॉर्वे ने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया, तो इटली में पीएम मोदी को यूएन ने वो सम्मान दे दिया जिसे देखकर मोदी विरोधी गैंग को अलग ही आग लगी हुई। इसके बारे में आगे आपको बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए कि मोदी को अब तक कुल 33 अवार्ड मिल चुके हैं। कल इटली के रोम में पीएम मोदी को जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है उसके बारे में आपको बताता हूं। कल इटली में पीएम मोदी को FAO एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। एग्रीकोला मेडल संयुक्त राष्ट्र के FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का सर्वोच्च पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1977 से की गई थी। एग्रीकोला रोमन काल के एक प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक थे। यह पुरस्कार FAO के डायरेक्टर जनरल देते हैं और इसे FAO का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है। यह पुरस्कार उन हेड्स ऑफ गवर्नमेंट को दिया जाता है जिन्होंने अपने कार्यकाल में असाधारण योगदान दिए हो। पीएम मोदी को यह अवार्ड ग्लोबल फूड सिक्योरिटी बढ़ाने, भूख और गरीबी उन्मूलन, पोषण सुधार और स्थायी कृषि विकास के साथ साथ ग्रामीण विकास और किसान कल्याण के लिए दिया गया है। पीएम मोदी FAO का एग्रीकोला मेडल पाने वाले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले 2008 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कृषि विकास, भूख और गरीबी कम करने के असाधारण योगदान के लिए यह अवार्ड दिया गया था। सुनिए FAO का एग्रीकोला मेडल मिलने के बाद पीएम मोदी ने क्या कहा है। हमारे शानदार स्वागत और एग्रीकोला मेडल से सम्मानित करने के लिए मैं FAO के डायरेक्टर जनरल का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी कहा है कि 32 देशों ने पीएम नरेंद्र मोदी की जो अपना सर्वोच्च सम्मान देकर विश्वास का एकमात्र प्रधानमंत्री बना दिया है, जिसे 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला हो, वो सोचिए कि देश का कितना बड़ा नेता है। एक बार सुनिए। 32 देशों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना उच्च स्तरीय सम्मान देकर विश्व का एकमात्र प्रधानमंत्री या विश्व नेता हो जिसको 32 देशों ने सम्मानित किया है। 3 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मान भारत को मिले। माननीय प्रधानमंत्री जी को 2 देशों ने और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने, FAO ने सम्मानित किया। एक प्रकार से 5 देश, 5 दिन, लेकिन एक स्पष्ट संदेश, भारत विश्व पटल पर बड़ी मजबूती के साथ आज खड़ा है। विश्व भारत को सम्मान और विश्वास के साथ देखता है। अब देखिए कि यह तस्वीर देखकर किस भारतीय का सीना चौड़ा नहीं होगा। आपका नहीं होगा क्या? मेरा नहीं होगा क्या? अरे जो देश के लिए सोच रहा है वो देश के प्रधानमंत्री का सम्मान देखकर तो सीना चौड़ा करेगा ही, सम्मानित महसूस करेगा भाई। क्योंकि ये अकेले पीएम मोदी का सम्मान थोड़े ना है, ये पूरे 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान। इसलिए मुझे भी खुशी होती है जब कभी भी प्रधानमंत्री को सम्मान मिलता है विदेश में, और आपको भी होनी चाहिए और होती ही होगी। लेकिन देश में कुछ लोग हैं जिनको नहीं होती है, जिन्हें मोदी को अवार्ड मिलते देखकर बहुत दुख होता है, पीड़ा होता है भाई उनको। आप देखिए कि दुनिया के 32 देश और संगठनों ने भारत के जिस प्रधानमंत्री को अपना सबसे प्रतिष्ठित और सर्वोच्च पुरस्कार देकर सम्मानित किया हो, उस प्रधानमंत्री को उसके देश में ही अपमानित करने का कोई मौका कुछ लोग जाने नहीं देते। आलोचना से किसी को परहेज नहीं है, आलोचना लोकतंत्र में होना ही चाहिए, लेकिन अपमान, पर्सनल अटैक, इससे बचना चाहिए। लेकिन आज नहीं बच रहे हैं लोग, जो मुंह में आ रहा है बोल देते हैं मोदी के लिए। और मोदी पर पर्सनल अटैक करने में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी रेस में सबसे आगे होते हैं, नंबर 1 दिखाई दे। राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चौकीदार चोर कहते हैं, तो कभी कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम कह देते हैं, कभी वो पीएम के लिए तू तड़क वाली मर्यादित जो भाषा है, सड़क छाप भाषा जिसे आप कह सकते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो कांग्रेस के मन से पीएम मोदी की मां को गाली तक दी जा चुकी है। कल राहुल गांधी ने पीएम को एक बार फिर से अपमानित किया, उनके लिए अपमानित शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने पीएम को गद्दार कह दिया। रायबरेली की एक रैली में राहुल ने पीएम के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और आरएसएस को भी गद्दार कहा। इसके बाद बीजेपी के नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक सबका खून खौल उठा।
इसी गुस्से में आज राजस्थान में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल के खिलाफ प्रदर्शन कर दिया। जयपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की और उनका पुतला फूंक दिया। तो लखनऊ में हिंदू महासभा ने राहुल के खिलाफ थाने में तहरीर दे डाली। सुनिए कि हिंदू महासभा के नेता राहुल पर कैसे भड़के हुए थे। माफी वीर हैं, सदैव ये ऐसे बयान देते हैं, फिर माफी मांग लेते हैं और बच के ये चले जाते हैं। तो ये माफी वीर राहुल गांधी जी ने इस बार गद्दार कहा है ऐसे महानुभाव को। तो गद्दार शब्द को अब वो साबित करें और बताएं कि ये लोग गद्दार कैसे हैं। हॉर्मुज पर नाकेबंदी की वजह से ऊर्जा का संकट पूरी दुनिया में है, भारत में भी है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पेट्रोल पंप बंद करने की नौबत आ जाए और पेट्रोल पंप पर जो डीजल पेट्रोल का बोर्ड लगा दिया जाए कि भाई अब पेट्रोल और डीजल नहीं है। ऐसी नौबत आ गई है क्या देश में? देश के कई शहरों में इस तरह की खबरें आ रही हैं कि अब सरकार कह रही है कि भाई देश में तेल की कमी नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ तस्वीर कुछ आई जिसे देखकर ऐसा लगा कि भाई देश में तो तेल है ही नहीं। खाड़ी देशों से सप्लाई का थोड़ा इशू जरूर है, लेकिन सरकार कह रही है कि भाई घबराइए नहीं, परेशान मत होइए, 60 दिनों के लिए अभी खर्च के लिए तेल है, रिजर्व में है, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने आज फिर कहा कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल डीजल का स्टॉक मौजूद है, इसलिए पैनिक बाइंग ना करें। लेकिन आप देखिए कि देश में क्या हो रहा है। जयपुर की एक तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, देखिए जयपुर की यह तस्वीर है। यहां एक पेट्रोल पंप पर नो डीजल का बोर्ड लगा दिया गया है। सुनिए इस पेट्रोल पंप के मालिक और कर्मचारी बता क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं, सुन लीजिए। वैसे क्या समस्याएं आ रही हैं, क्या दिक्कतें हो रही हैं? 2 दिन से हमारी सप्लाई नहीं आई थी और सप्लाई आज हमको मिल गई है। 24,000 लीटर गाड़ी आ रही है, दूधू क्रॉस कर गई। अब हम पेट्रोल को चालू कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये 2 दिन से लेकिन फ्यूल नहीं था? हाँ, 2 दिन से हमारे पास फ्यूल उपलब्ध नहीं था। तो इसमें तो काफी दिक्कतें होंगी, लोग परेशान हो तो होते ही हैं, परेशान तो होती है, परेशानियां सामने आती ही है। जब आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा तो गाड़ी में कैसे चलेगी, सीधी सी बात ये है। अब आपको ये इस बात की आशा है कि गाड़ी आ रही है? बिल्कुल 100%। मेरे पास मैसेज वगैरह सब आ गए ना, गाड़ी आ रही है, सब चीजें हमने पंप भी चालू कर दिया है, टेस्टिंग वगैरह लेके, और अभी आते ही सिस्टम चालू कर देते हैं। 2 दिन से क्यों नहीं मिल पा रहा था फ्यूल आप लोगों को? क्या अक्सर एक तो गाड़ी थी जो हमारी 25,000 लीटर वाली, वो डीजल हमारा वहाँ गया तो एक ही सप्लाई दे पा रहे हो। 12 बजे वो वहाँ पे बंद कर देते हैं सिस्टम को, वहाँ पे जो फ्यूल देते हैं तो वो 12-1 बजे तक बंद कर देते हैं, उसके बाद वो भरते नहीं है गाड़ियाँ। इस पंप पर साफ तौर पर रस्सी खींची हुई है क्योंकि पेट्रोल पंप इनके पास उपलब्ध नहीं है, इसलिए रस्सी इन्होंने साफ तौर पर लगाई हुई है। और जो लोग हैं वो भी यहाँ पेट्रोल भरवाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन इन्हें पेट्रोल मिल नहीं पा रहा। लेकिन अब इनका कहना है कि 2 दिन बाद ही सही, लेकिन अब जो पेट्रोल की गाड़ी है वो इनके पंप पर आने वाली है। जयपुर ग्रामीण के क्षेत्र में वो पहुंच गई है। कुछ मिनटों में या कुछ घंटों में उम्मीद है इन्हें कि इनके पेट्रोल पंप पर फ्यूल की गाड़ी आ जाएगी, जिसके बाद आम लोगों को ये फ्यूल देने में सक्षम होंगे। तो वहीं तो अब गाड़ी में दिक्कत है, गाड़ी छोटी है, गाड़ी नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए तेल की दिक्कत है। अब समझिए, लेकिन इसको ऐसे दिखाया जा रहा है कि देश में तेल की दिक्कत है, इसलिए पेट्रोल पंप पर ही बोर्ड लगा दिया गया। अब आइए अब आपको गुजरात लेकर चलता हूं। यहां डीजल की भारी कमी की बात कही गई है। कांडला मुंद्रा पोर्ट पर सैकड़ों ट्रक डीजल नहीं मिलने की वजह से खड़े हो गए हैं। ट्रांसपोर्टर्स का धंधा ठप हो गया है, पोर्ट से सामान बाहर नहीं आ पा रहा है। यह हालत हो गई है कि ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन के लोग अभी परेशान दिखाई दे रहे हैं। एक बार सुन लीजिए। डीजल कमी होने के कारण लाखों लोगों की रोजगारी पर संकट खड़ा हुआ है। आज मेरा अखिल गुजरात ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, तो 12 लाख छोटे मोटे वाहन रजिस्ट्रेशन हुए हैं। आज उनके ऊपर टिकने वाले, उनके ऊपर डिपेंडेंट कितने फैमिली होते हैं। आज एक ट्रक है तो कम से कम 8 से 10 लोगों की रोजगारी मिलती है। अगर एक ट्रक को आज डीजल नहीं मिला और घर पे खड़ी रह गई तो उनके 10 जनों की रोजगारी का क्या होगा। अब एक बार पंजाब के मोहाली का हाल भी आपको दिखा देता हूं। यहां तेल तो मिल रहा है, लेकिन पेट्रोल पंप के कर्मचारियों का कहना है कि तेल सप्लाई नहीं आ रही है। उनके पास जो स्टॉक पड़ा है उसी में से वो तेल दे रहे हैं, यानी कि स्टॉक खत्म तो इस पेट्रोल पंप पर भी नो पेट्रोल डीजल का बोर्ड लगा दिया जाएगा। देखिए।
ऐसा ही एक पेट्रोल पंप पर मैं यहाँ पर आया हूँ। ये माँ जगदम्बे फिलिंग स्टेशन है, रूरल इलाका है, जिला मुख्यालय से करीब 45 किलोमीटर दूर ये पेट्रोल पंप है। और पत्र में ये भी कहा गया है कि जो किसान हैं उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है। बुआई का ये सीज़न शुरू होने वाला है, लेकिन तेल की जो आपूर्ति है, जो सप्लाई है डिमांड के अनुसार, वो नहीं कर पा रहे हैं। और आप देखिए यहाँ पर एक खासकर जो भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के जो पंप हैं उनमें सबसे ज़्यादा दिक्कत है, ऐसा एसोसिएशन ने कहा है। मेरे साथ एक किसान हैं जो अपना ट्रैक्टर लेकर यहाँ पर आए थे। क्या नाम है ताजी? जंग सिंह जी। जंग सिंह जी, किसानों को इस वक्त ज़्यादा डीजल की ज़रूरत होती है? हाँ जी, भी सीजन चल रहा जी, बहाई का खाद खूद गेर रहे हैं, सब कुछ बहाई हो रही है जी। तो डीजल मिल रहा है पूरा जरूरत के हिसाब से? और भी तो ठीक मिल रहा जी। उधर चंडीगढ़ में भी पेट्रोल पंप पर तेल सप्लाई की कमी का दावा किया जा रहा है। एक पेट्रोल पंप के मालिक ने दावा किया है कि उनका पेट्रोल पंप 3 दिनों से बंद पड़ा है, लेकिन फिर एक टैंकर तेल आया तो अब तेल की बिक्री चालू उन्होंने की है। सुनिए। इस वक्त हम मोहाली में हैं, एक भारत पेट्रोलियम पेट्रोल पंप पर, और यहाँ के जो मैनेजर हैं वो मेरे साथ हैं। सर, क्या नाम है आपका? सतपाल सिंह। सतपाल सिंह जी, क्या स्थिति है जो आपके एसोसिएशन की तरफ से पत्र भी लिखा गया है, सप्लाई में कितना फर्क पड़ा है? सप्लाई तो घट आ रही है अगे नालों, ते फर्क है, लोगों से मतलब पैनिक तो हो रही है। कुछ पेट्रोल पंप पे कहा कि ड्राई आउट हो गए। ये सानू शुक्रवार सप्लाई नहीं मिली, शनिवार नहीं मिली, संडे की छुट्टी आ गई। पाठशाला में अब अगला चैप्टर। कॉकरोच जनता पार्टी केजरीवाल के करीबी की कई पार्टियों को इंस्टा की आंधी में पछाड़ दिया, लेकिन पार्टी बनाने के पीछे असल मकसद क्या है? 5 दिन में 15 मिलियन फॉलोअर। विधायक बोले अब तो कॉकरोच पार्टी से ही चुनाव लड़ूंगा। कॉकरोच पार्टी का भौकाल असली है या नकली है? देश में वैसे तो आपने कई पार्टियों के नाम सुने होंगे, कोई हाथ वाली है, कोई फूल वाली है, कोई झाड़ू वाली पार्टी है, लेकिन कुछ दिनों से एक नई पार्टी पिक्चर में आ गई है बॉस, जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। चुनाव चिन्ह, एजेंडा, मैनिफेस्टो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब कुछ है। सोशल मीडिया पर गजब की हुई है पार्टी। सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स, फेसबुक, हर जगह कोई ना कोई रील या कोई ना कोई पोस्ट आपको इस कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में आप कभी भी खोल लीजिए, इस वक्त खोल लीजिए, एक बार देख लीजिए, मिल ही जाएगा। सिर्फ 5 दिन के अंदर कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से चले सटायर मूवमेंट से करोड़ों लोग जुड़ गए। इंस्टाग्राम पर बंपर फॉलोइंग बढ़ी है। 1,60,00,000 लोग इस अकाउंट को फॉलो कर चुके हैं और हर मिनट के साथ फॉलोअर्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस सो कॉल्ड पार्टी ने बीजेपी, कांग्रेस सबको फॉलोइंग की लिस्ट में पीछे छोड़ दिया, मतलब सबसे ज्यादा फॉलोअर हो गए हैं इसके। कॉकरोच पार्टी के एक्स अकाउंट पर अगर आप देखिए तो भारत में रोक लगा दी गई है, लेकिन इसके जवाब में दूसरा अकाउंट बना लिया गया है। देखिए जरा क्या है ये कॉकरोच पार्टी भाई, किसने बनाई है पार्टी, क्यों बनाई है और कैसे इतने कम समय में इतना ज्यादा ये पार्टी वायरल हो गई है, इसका पूरा चैप्टर आज आपके सामने खोलने वाला हूं। इस कॉकरोच पार्टी को लेकर अलग अलग तरह के दावे किया जा रहा है। कुछ इसे जनता, युवा और खासकर जेन जी की आवाज बता रहे हैं, जिसका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है, जबकि कुछ इसे मोदी विरोधियों का प्लेटफॉर्म बता रहे हैं। जबकि उसी सोशल मीडिया पर कुछ दावा ऐसा भी किया जा रहा है जिसमें इस पार्टी के फॉलोअर्स की लिस्ट दिखाई जा रही है कि वो भारत से बाहर के। आज इन सब का डिटेल चैप्टर आपके सामने रखूंगा। पार्टी बनाने वाले ने इसे आंदोलन कह दिया है, लेकिन इस वायरल कॉकरोच पार्टी के तौर पर आम आदमी पार्टी से कैसे आम आदमी पार्टी से कैसे जुड़ रहे हैं वो आपको बताने वाला हूं। सोशल इशू उठाने की बात करने वाला नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से पॉलिटिकल कैसे हो गया ये भी बताऊंगा। महुआ मोइत्रा, अखिलेश यादव, मनीष सिसोदिया सब बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। एक एमएलए तो यहां तक कह रहा है कि कार्यालय खोजो भाई कॉकरोच पार्टी के लिए, इलेक्शन उसी से लड़ूंगा। नेता तो नेता, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज कॉकरोच पार्टी के सभी दीवाने हो चले, सभी सपोर्ट करने लग गए। कॉकरोच पार्टी को चैलेंज करने के लिए नेशनल पैरासाइटिक फ्रंट नाम से इसका एक विपक्ष भी खड़ा हो गया है। और मतलब यह है कि जेनजी का नाम ले लेकर यह कॉकरोच पार्टी ने सोशल साइट्स पर तो टोटल भौकाल मचा दिया हुआ है, एकदम माहौल बना हुआ है कॉकरोच पार्टी का। लेकिन यह भौकाल जमीनी कितनी है यह एक बड़ा सवाल है। यह जो फॉलोअर्स का भारी भरकम नंबर दिखाई दे रहा है, इसके बारे में भी आज आपको बताने वाला हूं। क्या वो सही है या कहीं इसके पीछे कोई बड़ा खेल हो रहा है, यह भी आज आप जानेंगे। खासकर नैरेटिव के इस दौर में यह सब हर दूसरे दिन ऐसा हो रहा है। आज पाठशाला में कैसे यह सब हो पाता है यह आप देखने वाले हैं, इसका जवाब आपको देख रहे। बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े धुरंधर कैसे कॉकरोच पार्टी के पीछे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं।
कॉकरोच पार्टी की पूरी कुंडली आपके सामने खोलने वाला हूं, लेकिन पहले यह बता देता हूं कि यह सब शुरू कहां से और कैसे हुआ। सोशल मीडिया पर कॉकरोच पार्टी को उतारने वाले अभिजीत दीपके का कहना है कि उन्होंने भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की युवाओं पर की गई टिप्पणी से आहत होकर यह पार्टी बनाई। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की बेंच 15 जनवरी को वकील संजय दुबे की दिल्ली हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता सीनियर वकील का दर्जा पाना चाहता था। जस्टिस बागची ने सवाल किया कि क्या सीनियर एडवोकेट का टैग सिर्फ एक स्टेटस सिंबल है या फिर न्याय व्यवस्था में भागीदारी का एक जरिया भी है। सीजेआई सूर्यकांत ने तब कहा था कि कॉकरोच की तरह बहुत से युवा ऐसे हैं जिन्हें इस पेशे में रोजगार नहीं मिल रहा है, वो सोशल मीडिया और आरटीआई एक्टिविज्म चला रहे हैं। हजारों लोग ऐसे हैं जो काला चोगा पहनकर घूम रहे हैं, लेकिन उनकी डिग्रियों पर गंभीर संदेह। बेंच ने यह भी कहा था कि दुनिया में हर कोई सीनियर बनने की योग्यता रख सकता है, लेकिन याचिकाकर्ता इसके हकदार नहीं है। जबकि सीजेआई की इस टिप्पणी पर विवाद बढ़ा तो उन्होंने इसे लेकर सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि मेरी टिप्पणी खास तौर पर उन लोगों के लिए थी जो फर्जी और नकली डिग्रियों के सहारे वकालत जैसे पेशे में आ गए हैं। मीडिया, सोशल मीडिया और दूसरे सम्मानित पेशों में भी ऐसे लोग घुस आए, वो परजीवियों जैसे। सीजेआई की टिप्पणी का कॉन्टेक्स्ट कुछ और था, वो उस पर्टिकुलर केस के लिए था, ऐसा उनकी तरफ से आई सफाई में दिखाया गया, बताया गया। लेकिन कॉकरोच पार्टी बनाने वाले इसे अलग ही लेवल पर लेकर चले गए। 16 मई को अमेरिका में पढ़ने वाले अभिजीत दीपके ने एक्स पर गूगल फॉर्म शेयर किया। दीपके ने लोगों को मॉक पार्टी में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन करने को कहा और मजाक मजाक में ऑनलाइन सटायर के तौर पर कॉकरोच जनता पार्टी नाम से प्लेटफॉर्म शुरू कर दिया। इंस्टा और एक्स पर अकाउंट बना, इसका बकायदा एआई से वेब पेज भी बनाया गया। देखते ही देखते 100 घंटों में देश के इंटरनेट यूजर्स और युवाओं का बड़ा रिस्पांस मिल गया। ऐसा रिस्पांस मिला कि इस कॉकरोच पार्टी ने बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, टीएमसी सबको फॉलोअर की रेस में पछाड़ दिया। और जैसे ही इसने बीजेपी को इंस्टा फॉलोअर रेस में पछाड़ा तो इसे बनाने वाले अभिजीत दीपके ने अपने कॉकरोचों से बीजेपी को अनफॉलो और ब्लॉक करने की अपील कर दी। कमाल है, क्या क्या हो सकता है सोचिए। साफ, सिंपल, सीधी बात है। अब देखिए कि देश में कोई भी किसी तरह की अपील कर सकता है। ऐसे में अगर कोई वीडियो बनाकर नौकरी, रोजगार, सैलरी के नाम पर बीजेपी या किसी पार्टी को अनफॉलो करने की अपील करता है तो इसमें कोई खराबी नहीं है, इसमें शौक होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभिजीत दीपके को सुनकर यह भी लग रहा है कि उनका एजेंडा या उनकी दिलचस्पी लोगों की आवाज उठाने से साथ साथ बीजेपी के फॉलोअर घटाने में भी है। उन्हें सुनकर ऐसा भी लग रहा है कि वो चाहते हैं कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बीजेपी को सपोर्ट करने वाले कम हो जाए। वैसे सोशल अपील का कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टा बीजेपी के 1 लाख फॉलोअर और बढ़ गए। वैसे इस कंपैरिजन में अगर देखें और लॉजिक देखें तो कोई लॉजिक समझ में आपको आएगा क्या कि भाई एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमको कोई पॉलिटिकल हम पार्टी नहीं है, हम कोई इस तरह से पॉलिटिकल उसमें इशू में नहीं आना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप क्या करते हैं कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, बोल रहे हैं। अगर बीजेपी के फॉलोअर घट ही जाते तो क्या हो जाता भाई कॉकरोच को? या तो ये कॉकरोच पार्टी है जिसके फॉलोअर जो इतनी तेजी से बढ़ ही रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है? असल दुनिया किसी फोन की स्क्रीन या इंस्टा की रील से बहुत अलग है। हाँ, ये जरूर है कि यूथ की बात, उनके रोजगार की बात, बार बार पेपर लीक को लेकर उनकी झुंझलाहट, बढ़ती महंगाई, इन सब का कारगर जो ईमानदार हल है वो जरूर निकालना चाहिए और निकलना भी चाहिए। इसे लेकर कोई अपनी बात किसी भी प्लेटफॉर्म पर उठाता है, सार्थक आलोचना या बहस करता है तो उसका स्वागत होना चाहिए। सामाजिक बदलाव के लिए किसी भी प्लेटफॉर्म पर आवाज उठाना सही है और ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यही सबसे सकारात्मक उपयोग भी होता है। अगर कुछ गलत है, कुछ गलत दिखाई दे रहा है या लग रहा है तो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते अपने कर्तव्य को निभाते हुए उसके खिलाफ बोलना गलत नहीं है। लेकिन एल्गोरिदम पर चलने वाले सोशल मीडिया से किसी को हीरो चुनकर उसे सिर पर बिठाना है या नहीं है, यह भी फैसला बहुत सोच समझकर करना चाहिए आपको। कॉकरोच पार्टी के एक्स अकाउंट पर आज रोक लगा दी गई, जिस पर इसके संस्थापक ने कह दिया कि यह काम भी सरकार नहीं कराई है भाई। सरकार ने हमारा अकाउंट रोक दिया है। और इसके ठीक बाद कॉकरोच इज बैक नाम से एक नया अकाउंट बन गया जिसके बायो में लिखा कॉकरोच नेवर डाई, यानी कि कॉकरोच कभी नहीं मरता।
इतना ही नहीं, अभिजीत दीपके ने यह भी दावा किया है कि उनके इंस्टाग्राम अकाउंट को भी हैक करने की कोशिश हो रही है। कॉकरोच पार्टी का जो बनाने वाले अभिजीत दीपके सिर्फ 30 साल के हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभिजीत दीपके पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजिक हैं, यानी वो नैरेटिव बिल्डिंग, पब्लिक मैसेजिंग और पॉलिटिकल ओपिनियन का डिजिटल मीडिया पर प्रभाव बताने के स्पेशलिस्ट भी। अभिजीत ने पुणे से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन भी की है और अभी अमेरिका के बोस्टन यूनिवर्सिटी में पब्लिक रिलेशन की पढ़ाई कर रहे हैं। और सबसे अहम बात, अभिजीत दीपके 2020 से 2023 के बीच अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया और चुनाव अभियानों से जुड़े रहे। वो आम आदमी पार्टी की कम्युनिकेशन टीम का हिस्सा रह चुके हैं। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया के साथ उनकी पुरानी तस्वीर देख लीजिए, ये शेयर हो रही है तस्वीर। अरविंद केजरीवाल के बारे में लिखते हुए अभिजीत ने पोस्ट किया था कि दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को घुटनों पर सिर्फ अरविंद केजरीवाल हिला सकते हैं। पढ़ाई के लिए बोस्टन जाने से पहले अभिजीत दीपके ने मनीष सिसोदिया के साथ फोटो पोस्ट किया और लिखा कि कोई भी दूरी आम आदमी पार्टी के प्रति मेरी कमिटमेंट को कभी भी कमजोर नहीं कर पाएगी। अब बताइए, इसे आप क्या समझेंगे? समझ रहे हैं? कुछ समझ में आ रहा है आपको? अंदर ही अंदर, भीतर ही भीतर क्या खेल चलता रहता है। साफ साफ लिख रहे हैं वो कि कभी भी इनकी आम आदमी पार्टी के प्रति कमिटमेंट को कोई कमजोर नहीं कर सकता है। मतलब बोस्टन में पढ़े चाहे कहीं और पढ़े, देश में रहे चाहे बाहर रहे, आम आदमी पार्टी को इन्होंने छोड़ना नहीं है। आम आदमी पार्टी से इनकी दूरी हो ही नहीं सकती। इस सो कॉल्ड कॉकरोच पार्टी की कमिटमेंट पर आंख मूंदकर भरोसा कौन करेगा, बताइए। और तो और कॉकरोच पार्टी की बम्पर रीच बढ़ने के बाद सबसे ज्यादा खुश भी आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ये जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, इनको लगना चाहिए कि भाई ये कौन कॉम्पिटिटर आ गया मार्केट में, लेकिन मनीष सिसोदिया ऐसे खिलखिला रहे हैं जैसे बेटे ने पीएचडी कर ली है, बेटा आईएएस आईपीएस बन गया है, झंडा गाड़ दिया है बेटे ने। अब आप सोचिए और समझिए कि अरविंद केजरीवाल का जो बयान मैंने सुना, जो कुछ दिन पुराना था, मनीष सिसोदिया का खुश होना और ये दीपके का जो पोस्ट आपको दिखाया और पढ़वाया, उसके बाद आप यकीन कर पाएंगे, सोच पाएंगे कि ये जो लड़का कह रहा है ये सच कह रहा है, इसका एजेंडा क्या है। जिस मुद्दे पर चर्चा ज्यादा होती है वो अपने आप बढ़ जाता है। कॉकरोच पार्टी के रातों रात वायरल होने के पीछे यह वजह भी हो सकती है। 4 लोगों ने 40 लोगों तक वायरल किया, ऐसे 40 से 400 और 400 से लाखों फॉलोअर हो गए। लेकिन कॉकरोच पार्टी का क्रेज तेजी से बढ़ा है, ये तो सच है। वायरल फैक्टर इतना ज्यादा है कि कॉकरोच जनता पार्टी नाम, इस नाम के लिए 3 ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल हो चुके हैं और इसके जरिए एक पॉजिटिव तस्वीर भी सामने आई है, जहां कुछ युवा कॉकरोच की ड्रेस पहनकर यमुना के किनारे सफाई करने पहुंच गए और आसपास का कचरा साफ कर दिया। कॉकरोच पार्टी की चर्चा सियासत में भी इतनी तेजी से फैल रही है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक मजाक मजाक में अब कॉकरोच पार्टी से चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक मजाक के तौर पर शुरू हुई कॉकरोच जनता पार्टी के पीछे अब विपक्ष के नेता, फिल्मी सितारे और सेलिब्रिटीज भी चल पड़े। कॉकरोच जनता पार्टी के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज को मशहूर सेलिब्स फॉलो कर रहे हैं। इस लिस्ट में कई नाम हैं, जैसे कि फिल्म मेकर अनुराग कश्यप, एक्ट्रेस दिया मिर्जा, कोंकणा सेन शर्मा, ईशा गुप्ता के अलावा कई दूसरे टीवी कलाकार भी इसमें शामिल हो गए। मतलब यहां भी फॉलोअर्स की लिस्ट में ज्यादातर वो नाम हैं जिसमें से कई पहले ही मोदी सरकार के प्रखर आलोचक रह चुके हैं। फिल्म एक्टर के अलावा विपक्ष के नेता भी कॉकरोच जनता पार्टी के पीछे चल पड़े हैं। इसमें सबसे पहला नाम तो है टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा का, जो पिछले कई दिनों से लगातार इस सैटायरिकल ऑनलाइन मूवमेंट के पक्ष में पोस्ट डाल रही हैं। लिखा है कि नफरत फैलाने वालों और पैसों पर चलने वाली ट्रोल आर्मी की बस इतनी ही हकीकत है, सच और असली समर्थक हर बार जीतते हैं। अब इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं, बहुत बढ़िया काम है। अब सोचिए कि जो काम पूरे विपक्ष को अच्छा लग रहा होगा और जो काम विपक्ष को मजा दे रहा होगा, जिस काम के लिए पहले से ही विपक्ष के नेता फील्डिंग और बैटिंग कर रहे थे, और वो काम चल गया है, तो खुशी कितनी होगी। और आप सोचिए कि ये सब जो हुआ है ऐसे ही हो जाता है। आप अकाउंट बनाएंगे और एकदम से रातों रात आपके फॉलोअर्स आने लग जाएंगे, और इतनी मेहनत करनी पड़ती है भाई, कभी बनाकर देख लीजिए अगर नहीं है आपका अकाउंट। महुआ और टीएमसी के दूसरे नेताओं की खिज समझ में आती है, क्या करें, उन्हें जनता ने अभी इसी लायक छोड़ भी दिया हुआ है।
एक और पोस्ट देखिए, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कॉकरोच पार्टी के कंधे का सियासी इस्तेमाल करके सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। क्या लिख रहे हैं वो? ये लिख रहे हैं कि बीजेपी बनाम सीजेपी। इसके पीछे अखिलेश यादव क्या कहना चाहते हैं वो उन्होंने नहीं बताया है, एक लाइन डालकर चले गए। देखिए, तो बीजेपी वर्सेस सीजेपी हो गया, तो समाजवादी पार्टी कहां गया? जो लोग कॉकरोच जनता पार्टी को सोशल मीडिया पर सैलाब समझ रहे हैं, उन्हें यह भी देखना चाहिए कि सोशल मीडिया की दुनिया और असल दुनिया में जमीन आसमान का फर्क है। नहीं तो इंस्टा पर तो कांग्रेस के फॉलोअर्स बीजेपी की तुलना में बहुत ज्यादा हैं, लेकिन सीटें देख लीजिए। इसके अलावा आज आपको सोशल मीडिया और जमीनी हकीकत के कुछ और एग्जांपल्स देखता हूं। समझें कि सिर्फ देश में नहीं, हमारे देश में नहीं, दुनिया भर में जहां सोशल मीडिया पर लोग फॉलो करते हैं, फॉलोअर्स हैं जिनके, या जो सेलिब्स हैं, रील और रियल में कितना फर्क है। एक लिस्ट में एक और नाम है, जो ये पूरा लिस्ट मैं आपको बता रहा हूं। अमेरिकी मशहूर सेलिब्रिटी कान्ये वेस्ट का नाम भी है इस लिस्ट में। उन्होंने 2020 में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था। लगभग इंस्टा पर 2 करोड़ और एक्स पर 3 करोड़ फॉलोअर्स हैं, लेकिन इन्हें चुनाव में करीब 70,000 वोट ही मिले और 8 करोड़ वोट से हार गए। सिर्फ 70,000 वोट मिले, 8 करोड़ वोट से हार गए। ये है भाई साहब रील की दुनिया, सोशल मीडिया की दुनिया और रियल दुनिया। यानी कि सरल शब्दों में आप समझ लीजिए, लिख लीजिए या कह लीजिए कि सोशल मीडिया पर जो आंधी तूफान हमेशा दिखाई देती है, वो जमीन पर हमेशा हकीकत बनकर उतर जाए, ऐसा नहीं होता है। लोगों तक पहुंचने के लिए आपको अलग रास्ता ढूंढना पड़ता है। उसमें से एक रास्ता सोशल मीडिया का भी हो सकता है, लेकिन सोशल मीडिया की वजह से और आपके अकाउंट और फॉलोअर्स की वजह से लोग आपको पसंद करने लग जाएं, अब बाजी मार जाएं हर जगह, ऐसा नहीं होता है। ऐसा पहली बार नहीं है जब एक मजाक के तौर पर कॉकरोच जनता पार्टी के नाम पर कैंपेन चलाया जा रहा है। इससे पहले यूरोप के एक देश हंगरी में भी ऐसा ही हो चुका है। 2006 में हंगरी में एक सटायरिकल राजनीतिक पार्टी बनाई गई थी। इसका नाम रखा गया हंगेरियन टू टेल्ड डॉग पार्टी, यानी 2 पूंछ वाले कुत्ते की पार्टी। 2006 में हंगरी के एक शहर सेगड में कुछ युवाओं ने इसे बनाया था। राजनीतिक मजाक उड़ाने के लिए इसका फॉर्मेशन हुआ था। जोक पार्टी के तौर पर इसको शुरू किया गया। धीरे धीरे इसमें राजनीतिक भ्रष्टाचार और सत्ता का मजाक उड़ाने के लिए लोग जुड़ने भी लगे। इसे मशहूर बनाने के लिए जानबूझकर बेतुके चुनावी वादे किए गए, जैसे सबको फ्री बियर दी जाएगी, दिन में 2 बार सनसेट किया जाएगा। कुछ दिनों में हंगरी के कई सेलिब्रिटीज, एक्टिविस्ट और कलाकार भी इस पार्टी से जुड़ गए। 2014 में इसे आधिकारिक तौर पर राजनीतिक पार्टी के रूप में रजिस्टर भी कर लिया गया, लेकिन अब तक नेशनल चुनाव में इस पार्टी को सफलता नहीं मिली। 10 साल हो चुके हैं। सोचो 10 साल से यह पार्टी सोशल मीडिया पर तो एकदम भौकाल में है, भौकाल टाइट है इसका सोशल मीडिया पर, लेकिन जमीन पर नहीं है। चुनाव एक भी नहीं जीती है और बियर पिलाने का वादा करके भी नहीं जीती है। सोचिए जरा। हालांकि लोकल चुनाव में जेन जी के सपोर्ट से कुछ सफलता जरूर इसको मिली, लेकिन देश के दूसरे लोगों ने अभी तक इसे पूरी तरीके से स्वीकार नहीं किया है, इस पर भरोसा नहीं दिखाया है। तो यह होती है असलियत। और आप सोचिए कि इस तरह की जो पार्टियां बनती हैं, इसके पीछे के जो लोग हैं वो कौन लोग होंगे। तो मजाक के लिए बना लिया, चलिए हंसी मजाक में अपना कर रहे हैं भाई, टाइम पास करना है कुछ लोगों को, तो टाइम पास कर रहे हैं। लेकिन एजेंडा अगर आपका दिख जाता है, आपका इतिहास पता चल जाता है, तो पता चल जाएगा ना कि आप क्या लेकर आए हैं। सोशल मीडिया पर मजाक मजाक में सत्ता पाने का खेल पूरी दुनिया में चलता रहता है। इसका एक और उदाहरण आपको दें। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, ये पहले एक टीवी एक्टर हुआ करते थे। साल 2015 से 2019 के बीच इनकी एक टीवी सीरीज सर्वेंट ऑफ द पीपल आई थी, और इसमें ज़ेलेंस्की ने एक साधारण से स्कूल टीचर का रोल निभाया था, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता है और राष्ट्रपति बन जाता है। यूक्रेन की जनता ने इस टीवी सीरीज पर भरोसा जता दिया। 2019 के चुनाव में ज़ेलेंस्की को वास्तव में यूक्रेन का राष्ट्रपति बना दिया। इस बात को लेकर अब यूक्रेन में अलग अलग राय है। ज़ेलेंस्की को प्रेसिडेंट बनाने का फैसला सही था या गलत था, क्योंकि ज़ेलेंस्की जो रियल लाइफ में कर रहे थे, यानी कि टीवी पर कर रहे थे, वो रियल लाइफ में कर पाए। क्या कर दिया है यूक्रेन का पता है आपको? यूक्रेन खत्म है। कभी मौका मिलेगा तो जाइएगा और देखिएगा। यूक्रेन के पुराने फोटोज, तस्वीरें उठाकर देखिए, वीडियो उठाकर देखिए, और आज की तस्वीरें उठाकर देख लीजिए। क्या कर दिया, कब से युद्ध चल रहा है, पता है ना आपको? तो रील और रियल लाइफ दोनों अलग अलग चीजें हैं।
इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप जो भी करें सोच समझ कर करें। पाठशाला में अगला चैप्टर जिसमें आपको बताएंगे क्यों लड़ पड़े ट्रंप और नेतन्याहू, ईरान से कौन सी डील होने वाली है, युद्ध पर सबसे बड़ा अपडेट क्या है, ट्रंप सरेंडर करेंगे, इजराइल में चुनाव लड़ेंगे या 24 घंटे में खत्म होने वाला है युद्ध। जिस ईरान को अमेरिका पूरी तरह से बर्बाद करना चाहता है, अभी तक ट्रंप ने जिस ईरान को दुनिया के नक्शे से खत्म करने की कस्में खाई थी, जिस देश पर दनादन बम बरसाए जा रहे थे, अब उसी ईरान के लिए ट्रंप ने अपने सबसे करीबी दोस्त इजराइल को खरी खोटी क्यों सुना दी। ट्रंप और नेतन्याहू के बीच बात इतनी बिगड़ गई कि युद्ध जारी रखने पर दोनों नेताओं में बहस तक हो गई। ट्रंप ने ईरान को नया प्रस्ताव भेजा है। ट्रंप लेटर ऑफ इंटेंट पर काम कर रहे हैं, साथ ही यह कह दिया है कि नेतन्याहू वही करेंगे जो मैं कहूंगा। दूसरी तरफ ट्रंप से बात करने के बाद नेतन्याहू भयंकर टेंशन में। नेतन्याहू फिर से युद्ध को शुरू करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि युद्ध को टालना बहुत बड़ी भूल होगी। ईरान पर जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर हमला किया तो पूरी दुनिया एक तरफ हो गई थी, लेकिन ट्रंप पीछे नहीं हटे। अब ऐसा क्या हो गया कि ईरान के लिए ट्रंप ने नेतन्याहू से लड़ाई कर ली, यह आपको आगे बताऊं। दूसरी तरफ ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अभी भी धमाके हो रहे हैं। तेल टैंकर्स पर दनादन ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं। न अमेरिका पीछे हट रहा है, न ईरान ने पकड़ ढीली की है। युद्ध वाले माहौल में ट्रंप और ईरान में सहमति कैसे बनेगी, यह भी आपको बताऊं। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच फोन पर क्या बात हुई, युद्ध और सीजफायर पर अमेरिका और इजराइल का क्या एजेंडा है, ईरान को मिट्टी में मिला देने की बात करने वाले ट्रंप सरेंडर मोड में क्यों दिखाई दे रहे हैं, यह सब आपको बताऊंगा। लेकिन पहले एक ट्रेलर। युद्ध शुरू होने के 83 दिन बाद अब डोनाल्ड ट्रंप सरेंडर मोड में है। ईरान को बेहिसाब धमकी देने वाले ट्रंप ने कह दिया है कि मुझे कोई जल्दी नहीं है। वो ईरान को डील के लिए और मौका देने के लिए तैयार भी हो गए हैं और इसी बात को लेकर अब ट्रंप और नेतन्याहू में बहस हो गई। डोनाल्ड ट्रंप जहां समझौते और बातचीत के जरिए रास्ता निकालना चाहते हैं, वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ईरान से फिर से जंग करना चाहते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप और नेतन्याहू में 1 घंटे तक फोन पर बातचीत हुई। विवाद इस बात पर हुआ कि हमला किया जाए या समझौते की कोशिश की जाए। नेतन्याहू ईरान के बुनियादी ढांचे पर और अधिक हमला करना चाहते हैं, जबकि ट्रंप ने डिप्लोमेसी का मौका देने और हमलों को रोकने पर जोर दिया है। नेतन्याहू इस बात से बहुत नाराज थे कि ट्रंप ईरान को लेकर नरम रुख अपना रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि वो ईरान के साथ किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार न पाने के समझौते पर बात कर रहे हैं। नेतन्याहू चाहते थे कि ईरान को पूरी तरह से कमजोर करने के लिए दोबारा हमला करना चाहिए, जबकि ट्रंप ने साफ कर दिया कि समझौते के लिए ईरान को और समय दिया जाएगा। अमेरिकी वेबसाइट एक्सियो के हवाले से दावा किया जा रहा है कि फोन कॉल के बाद नेतन्याहू बेहद नाराज और बेचैन दिखाई दिए। रिपोर्ट में यहां तक कहा गया है कि बेहद गुस्से में और तनाव में भी थे वो, लेकिन ट्रंप किसी भी हाल में पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि नेतन्याहू वही करेंगे जो मैं कहूंगा। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है। What have you said to Prime Minister Netanyahu about Iran and how long to hold off on strikes? He's fine. He'll do whatever I want him to do. He's a very good man. He'll do whatever I want him to do, and he's a great guy. To me, he's a great guy. Don't forget, he was a wartime prime minister, and he's not treated right in Israel, in my opinion. I'm right now at 99% in Israel. I could run for prime minister, so maybe after I do this, I'll go to Israel, run for prime minister. I had a poll this morning. I'm 99%, so that's good. But no, he's a wartime prime minister, and I just don't think they treat him well. Mr. President, what do you do? I think they have a president over there that treats him very poorly. ट्रंप ने नेतन्याहू पर तंज कसते हुए वॉर टाइम प्राइम मिनिस्टर तक कह दिया, क्योंकि नेतन्याहू 1-2 नहीं बल्कि 3 वॉर फ्रंट पर लड़ाई लड़ रहे हैं। गाजा के बाद लेबनान और हिजबुल्लाह से युद्ध चल ही रहा है। इधर अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर भी हमला कर रहे हैं। इजराइल ने ईरान को तबाह करने के लिए तो पूरी ताकत झोंक दी है। बेंजामिन नेतन्याहू ईरान के साथ युद्ध इसलिए नहीं रोकना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और मिसाइल सुविधाओं को पूरी तरह नष्ट करना अभी बाकी है। नेतन्याहू का मानना है कि कोई भी समझौता ईरान को सिर्फ समय बिताने और अपनी ताकत वापस हासिल करने का मौका देगा। नेतन्याहू को लगता है कि युद्ध ही एकमात्र ऐसा तरीका है जो आने वाले खतरों को हमेशा के लिए समाप्त कर सकता है। दूसरी तरफ कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि नेतन्याहू ग्रेटर इजराइल बनाने के मकसद को पूरा करने के लिए भी युद्ध नहीं रोकना चाहते हैं। ग्रेटर इजराइल में गाजा, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और मिस्र के कुछ हिस्सों को शामिल करने की योजना है। इजराइल के अपने लक्ष्य हैं, लेकिन ट्रंप के सामने भी मुश्किलें कम नहीं। एक तरफ इंटरनेशनल प्रेशर है तो दूसरी तरफ ट्रंप को अपने घर में ही विरोध का सामना करना पड़ रहा है।
अमेरिका में महंगाई और पेट्रोल की जो बढ़ती हुई कीमतें हैं उसकी वजह से जनता में भारी नाराजगी है। ऐसे में अगर मिड टर्म चुनाव में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी बहुमत खो देती है तो ट्रंप को बजट प्रस्तावों को पारित कराना लगभग असंभव हो जाए। वहीं अमेरिकी सीनेट में ट्रंप की सैन्य शक्तियों को सीमित करने वाला प्रस्ताव भी 50 से 47 से पास हो गया है। अब अगर कानून बना तो ईरान के खिलाफ जंग जारी रखने के लिए ट्रंप को कांग्रेस की मंजूरी लेनी होगी। इसलिए ट्रंप चाहते हैं कि ईरान के साथ जल्द से जल्द डील हो जाए और युद्ध खत्म हो जाए।